Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body YouTube channel. My name is Atul Dhiman, and today we are going to cover important MCQs of subject Indian Freedom Struggle targeting ESIC Deputy Director exam. राइट सो आई होप आप बहुत अब आपने जो है तैयारी शुरू कर दी है, बहुत अच्छे से सिंसियरली आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसमें आपको लगता है गैप है, ठीक है, कि मेरा जो है HRM अभी तक भी कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कंप्लीट नहीं हुए, या मुझे किसी सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं मिल रहा, या फिर मुझे पूरा कंप्लीट कोर्स जो है एक बार मैं देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ या जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सही चीज़ें हैं कि नहीं है. मैं टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहता हूँ या मैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखना चाहता हूँ. तो ये सारे जो सवाल हैं और इनकी वजह से आपका जो पढ़ाई है उसके अंदर गैप हो रहा है, कि कोई गैप जो है आपको लग रहा है, मिसिंग लग रहा है. इस चीज़ को मेरे को फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर मुझे ESIC एग्ज़ाम को क्लियर करना है. तो उसी गैप को पूरा करने के लिए अभीपीडिया आपके लिए बेस्ट ऑफर लेकर आ रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है कि टिल योर एग्ज़ाम, till your ESIC Deputy Director exam, you will be getting every content. अभीपीडिया का ESIC का जितना भी कंटेंट है, चाहे को पेपर 1 है, वॉट एवर द मॉड्यूल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ हो गए, कंप्लीट कोर्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ होगी, सब कुछ जो भी आपको होगा, जो अभीपीडिया का कंटेंट है ESIC से रिलेटेड, टिल द एग्ज़ाम यू विल बी गेटिंग एट जस्ट पेइंग वन अमाउंट, दैट इज़ 3150 रुपीज़. 3150 रुपये जब आप देंगे, 3150 रुपीज़ जब आप देंगे तो उस टाइम पे आपको जितना भी हमारा प्राइम कंटेंट है ESIC का सारा कंटेंट आपको मिलेगा इस अमाउंट पे टिल योर एग्ज़ाम. तो हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्रिपरेशन के अंदर कोई गैप एग्जिस्ट रहे टिल योर एग्ज़ाम. तो वो सारे गैप्स जो है फुलफ़िल कर लीजिए विद जस्ट दिस सब्सक्रिप्शन, एंड ये सबके लिए अफोर्डेबल हो सकती है और आप जो है इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ज़रूर उठाइए. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. बेसिक क्वेश्चन है, देख लेंगे, बट ये जो क्वेश्चन है इनके पीछे जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन विच ईयर, कौन से साल में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था? इट इज़ 1906, 1909, 1911 या 1913, राइट. सो बहुत कम टाइम है, 10 सेकेंड, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन वी फर्दर गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. जल्दी बताइए, जो पार्टीशन है बंगाल का, इट वॉज कैंसल्ड इन विच ईयर? 1906, 1909, 1911, 1913, राइट. जल्दी आंसर दीजिए, कम ऑन. सो आंसर इज वेरी क्लियर, 1911. 1911 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को दोबारा से डिसीजन को ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था, क्योंकि भैया बंगाल जो था एक तरीके से हॉटस्पॉट बन चुका था. बंगाल में जो लोग थे ये यूनाइटेड रहे, जब पार्टीशन हुआ तब भी यूनाइटेड रहे, जब पार्टीशन का डिसीजन वापस भी तभी लिया क्योंकि ये लोग टूट नहीं रहे थे. ब्रिटिशर्स ने ये सोचा इनको तोड़ देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, बट वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीशन रहा या ज्योग्राफिकल पार्टीशन रहा. बंगाली के बीच में जो है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं हुआ आइडिया, ब्रिटिशर्स का ये थॉट था, लेकिन हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट बन गया, इस वजह से पार्टीशन का डिसीजन वापस ले लिया गया 1911 में. ये डिसीजन किसने लिया? ये डिसीजन लिया, चलो एक टाइमलाइन पढ़ते हैं और इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, पार्टीशन जो था वो हुआ 1905 में, ठीक है. ये पार्टीशन किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड कर्जन साहब ने जो है इस पार्टीशन को इम्प्लीमेंट किया, इनके टाइम पे ये पार्टीशन हुआ. ये हमारे वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वॉइस रॉय, ठीक है. दिस पार्टीशन, ये पार्टीशन को अनाउंस किया गया था 20 जुलाई, याद रखो डेट भी 20 जुलाई, ज़्यादा फैक्चुअल पे ध्यान दो, 20 जुलाई. इस पार्टीशन को एक्चुअल इंप्लीमेंट कब किया गया? डिसीजन को एक्चुअल इंप्लीमेंट किया गया 16 अक्टूबर को, याद रखेंगे, 20 जुलाई 16 अक्टूबर, राइट.
और इस पार्टीशन में यही था कि डिवाइड एंड रूल करना है। ये बंगाल जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन चुका है, इनके लोगों को तोड़ने की कोशिश करने की ज़रूरत है, तभी रूल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये पार्टीशन को अनाउंस किया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और इसी के दौरान जो है ऑब्वियसली इंडियंस ने रिएक्ट करना था कि क्यों कर रहे हो भैया ये सब चीज़ें, क्यों डिवाइड एंड रूल खेल रहे हो, राइट। तो इंडियंस का जो रिएक्शन था वो इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, राइट, स्वदेशी मूवमेंट, अंडरस्टैंड हो गया। तो इंडियन से रिएक्ट किया एज इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, इट वॉज कैंसल्ड इन 1911। ये कैंसिल हुआ था लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा, ठीक है। सो लॉर्ड हार्डिंज सेकंड जो है, इन्होंने ये इनके टाइम पे इस डिसीजन को वापस लिया गया था, ठीक है। बंगाल को दोबारा से पार्टीशन किया गया 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ तो बंगाल का विभाजन हुआ, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो आज का वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और जो ईस्ट बंगाल है वो, ईस्ट बंगाल जो है वो उस टाइम पे पाकिस्तान बन गया। बंगाल वो उस टाइम पे पाकिस्तान बन गया और आज के टाइम पे बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? ठीक है, इट इज महात्मा गांधी, इज इट पंडित जवाहरलाल नेहरू, इज इट यूसुफ मेहर अली और इज इट अरुणा असफ अली? ठीक है, सो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली एंड अरुणा असफ अली। तो ये जो टर्म है, ये जो किसने कॉइन किया था ये स्लोगन? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा असफ अली, है ना। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट जो हैं इस सवाल का आंसर देते हैं। ठीक है, खतरनाक सवाल है। खतरनाक इसीलिए क्योंकि ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? लास्ट 5 सेकेंड्स टू यू। इसका आंसर क्या है, जल्दी बताइएगा। यस, ओके, डन। तो इसका आंसर है सर यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली जो है वो सोशलिस्ट विचारधारा को बिलोंग करते थे। तो क्विट इंडिया जो स्लोगन दिया गया वो कॉइन किया गया बाय सोशलिस्ट कांग्रेस लीडर, एंड इनको ज़्यादा नेशनल मूवमेंट में इनका ज़्यादा नाम जो है वो जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन वो जो अननोन या लेस जो नोन फेसेस होते हैं, नाम होते हैं, कई बार पकड़ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा और वो फ्रेम कर देता है सवाल। तो यूसुफ मेहर अली जो है 1942 में इन्होंने ये स्लोगन दिया था। अंडरस्टूड हो गया। एंड एक चीज़ और याद रखिए, ही वॉज फाउंडर ऑफ नेशनल मिलिशिया। उसके अलावा बॉम्बे यूथ लीग एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी वो फाउंडर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने 1928 के अंदर ही केम अप विद द कैच फ्रेज जिसका नाम है साइमन गो बैक। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया क्योंकि ऑब्वियसली साइमन कमीशन आया और उसके प्रोटेस्ट में जो है ये नारे लगाए जा रहे थे, बट ये नारा दिया किसने था? यूसुफ मेहर अली ने, राइट। तो यार इसको याद रख लेना। और अंडरग्राउंड एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, और अंडरग्राउंड एक्टिविटी में और भी बहुत सारे लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ही वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक चीज़ मैं याद करवा देता हूँ आपको, थोड़ा रिमेंबर करवा देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ। महात्मा गांधी साहब जो थे उनका फेमस कोट्स और स्लोगन की बात करें तो डू और डाई, करो या मरो, कहाँ पे दिया था ये आप बता देंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद नेहरू साहब है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था स्लोगन पूर्ण स्वराज। इसके अलावा आराम हराम है, देखो कमाल की चीज़ है ना, आराम हराम है, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो यार ये याद रख लीजिए, इवन इफ योर एग्जाम इज एट वेरी गुड प्रेस्टिजियस, बहुत टॉप नॉच एग्जाम है आपका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी ज़रूर डिफ्रेंशिएट करेगी बाकी यूपीएससी एग्जाम, और इसमें ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाएगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा फैक्चुअल पूछा गया होगा, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, आराम हराम है, ठीक है। लाला लाजपत राय की बात करें, अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन द माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कैसेट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो लाला लाजपत राय ने यही बोला कि ये एक तरीके से
इसका एग्जैक्टली हिंदी अनुवाद मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें यही था कि जब लाला लाजपत राय को के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और उनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा घाव हुए थे और उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो उन्होंने यही एक मैसेज दिया था कि मेरे सिर पे ये जो लाठियां बरसाई गई हैं ये काफ़ी बड़ा घाव जो है ब्रिटिश रूल को देगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जय हिंद जो है इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो इनका नारा था, एंड तुम मुझको खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। बड़ा ही ईजीएस्ट सवाल, क्योंकि ये सवाल मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, लोकमान्य तिलक किसको कह रहे हैं हम लोग? बाल गंगाधर तिलक को, राइट। तो इनमें इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर लिखा था? युगांतर था, बंगाली था, केसरी या अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। 5 सेकंड, उससे ज़्यादा मैं सवाल टाइम नहीं दूंगा आपको। अमृत बाजार पत्रिका, जल्दी बताइए। सो ऑब्वियसली इट इज केसरी। ठीक है, केसरी इसका राइट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, इट वॉज रिटन बाय लोकमान्य तिलक, राइट। केसरी जो है वो एक मराठी न्यूज़पेपर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मराठा जो है वो एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है। ठीक है, एक चीज़ जो आपने एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है, दैट इज 1893 में गणपति फेस्टिवल जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 1893 में। उसके बाद जो है शिवाजी फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 1895 में। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि याद रखने में कंफ्यूजन हो जाती है, गणपति शिवा फेस्टिवल या गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। ऑब्वियसली ऐसे याद रख सकते हैं, गणपति जो भगवान जी हैं हमारे वो पहले आए, शिवाजी बाद में आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, 2 साल पहले ये आगे थे, राइट। और इनको जो है बर्मा मंडाले जेल जो है वहाँ पे भेज दिया गया था, क्योंकि इनके देशद्रोह के जो है बड़े बड़े चार्जेस जो है इनके ऊपर लग गए थे। इन्होंने होम रूल लीग शुरू की थी 1916 के अंदर। गीता रहस्य इन्होंने लिखी है, भैया याद रख लेना। एंड स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शेल हैव इट, ये आपने याद रखना है। इस तरीके से चीज़ें इनके बारे में। अच्छा, कौन थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, एमजी रानाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास? जल्दी आंसर देंगे। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? यस, आंसर राइट। Who was the political guru of Subhash Chandra Bose? आंसर इट। हाँ जी, सो ये हैं चित्तरंजन दास। क्या नाम है इनका? चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास भी इनको कहते हैं, CR दास। ठीक है, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनके बारे में जानने वाला यही है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है दैट इज़ ऑफ 23 जनवरी, और इसको मनाया जाता है एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, इनको नेताजी के नाम से जाना जाता था, पॉपुलरली नोन एज नेताजी। और एक चीज़ और बताता हूँ, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है इन्होंने क्वालिफाई किया था 1920 में इंग्लैंड में। ठीक है, तब भी बड़ा मुश्किल होता था ICS क्वालिफाई करना, बट इन्होंने जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गांधी जी का जो मूवमेंट चल रहा था, NCM नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, वो चल रहा था, एंड उन्होंने ही लेफ्ट दैट ICS एंड ही पार्टिसिपेटेड इन गांधी जीज NCM। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड इन 1938 में सेशन हो रहा था। कौन सा सेशन? हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन के अंदर ही पार्टिसिपेट, मतलब ही गॉट इलेक्टेड, एंड उसके बाद दोबारा से इलेक्ट हो गए थे त्रिपुरी सेशन के अंदर, लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया बिकॉज कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया गांधी जी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हु गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते। किसने जो है ये स्लोगन दिया था सत्यमेव जयते का? इज इट मोहम्मद इकबाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, और पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो हु गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते? जल्दी आंसर दीजिए। यस,
जल्दी आंसर दीजिए। हु गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते, राइट? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने ये स्लोगन दिया था। अंडरस्टैंड हो गया? कब दिया? 1918 में दिया। ठीक है, तो ईयर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ इस टाइम पे इन्होंने ये स्लोगन दिया था। कमाल की चीज़ ये है कि हम और भी स्लोगन्स देख लेते हैं, जैसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आई शैल हैव इट। तो ये हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक के केस में। वंदे मातरम थोड़ा याद रख लेना, बंकिम चंद्र चटर्जी है, बट कैसे लर्न करेंगे? बंदे और बमकिन, है ना, तो कुछ राइमिंग से बन रही है, तो ऐसा लर्न कर सकते हैं हम लोग। इकबाल साहब जो है, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, सो ये 4 स्लोगन जो है आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मोटा लंबा चौड़ा को सवाल है। दैट इज हु स्टेटमेंट इज दैट इफ एनी गवर्नमेंट डायरेक्टर इग्नोर्स द एलिमेंट्स देन इट विल श्योरली हैव टू बी लायबल टू द पब्लिक फॉर दिस। मतलब इसका क्या है? यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है, शासकीय निर्देशक तत्व मतलब सरकारी ऑर्डर्स की सरकारी ऑर्डर्स को नहीं मानता है, डिसोबे करता है, डिसोबीडियंस कर रहा है ना, जैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया था। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता को उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, बहुत ही क्लियर कट चीज़ है कि अगर इस तरीके से किया जाएगा कि सरकार के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, तो उस सिचुएशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल होगी, राइट? किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब या राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो मैं आपको इसके आंसर के लिए देता हूं 10 सेकंड। आंसर दीजिए।